Assalamu alaikum students, this is Hassan Khan and today I am going to share with you the solution of the third past paper of NUMS. So let's begin. MCQ number 1. During the process of nuclear radioactive emissions, when beta particle emission occurs, beta particle emission जब होती है तो atomic number किसी भी एटम का atomic number decrease by 1 भी होता है और increase by 1 भी होता है. वो डिपेंड करता है कि बीटा नेगेटिव है या बीटा पॉजिटिव है. तो एटॉमिक नंबर चेंज होता है बाय 1 यूनिट, सही है, और मास नंबर चेंज नहीं होता. इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एटॉमिक नंबर बाय 1 यूनिट एंड मास नंबर उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, तो इन नो यूनिट्स इसका आंसर होगा. MCQ नंबर 2. द वैल्यू ऑफ कूलम्स कांस्टेंट के कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 एक्सपोनेंशियल 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. इसकी वैल्यू आपको याद करनी होगी. ऑप्शन बी इसका आंसर है. MCQ number 3. An electron is moving along the axis of a solenoid carrying a current. एक इलेक्ट्रॉन जो है वो along the axis यानी कि सोलेनॉइड के अंदर से पास कर रहा है. तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है और पैरेलल होती है. तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन सोलेनॉइड के अंदर एंटर करेगा तो इसका मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दरमियान 0 डिग्री एंगल बनेगा. और 0 डिग्री का अगर एंगल होगा तो मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा, इसके अंदर थीटा की जगह पे 0 डिग्री सब्सटीट्यूट करने पे हमारे पास sin 0 0 हो जाएगा, तो फोर्स 0 न्यूटन्स की आएगी. इसका मतलब कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी, तो इसका आंसर ऑप्शन डी, नो फोर्स एक्ट्स. MCQ नंबर 4. द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर डायरेक्टेड. मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर डायरेक्टेड इन अ मैनर. मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की अगर मैं बात करूं तो एक अगर मैं नॉर्मल बार मैग्नेट की बात कर रहा हूं जिसके अंदर 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल. तो जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से साउथ के टूवर्ड्स होती हैं, नॉर्थ टू साउथ, कुछ इस तरीके से, नॉर्थ टू साउथ. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ओरिजिनेट एट नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल. वैसे साउथ के ऊपर टर्मिनेट नहीं होती, ये विद इन द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल कर रही होती हैं. तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन सी आंसर होगा, ओरिजिनेट एट नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल. MCQ नंबर 5. What happens to the pressure of a sample of a helium gas if the temperature is increased from 200 Kelvin to 800 Kelvin with no change in volume. अगर वॉल्यूम चेंज नहीं करेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे, तो प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड होंगे. गेल-यूज़ेक्स लॉ की इक्वेशन है कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो जितने टाइम्स टेम्परेचर बढ़ेगा उतने टाइम्स प्रेशर इंक्रीज़ करेगा. तो देखो तो इनिशियल टेम्परेचर 200 था, फाइनल टेम्परेचर 800 केल्विन है, यानी कि 4 टाइम्स हो गया. 2 4 टाइम्स 8 होता है, तो 4 टाइम्स टेम्परेचर हो गया तो प्रेशर भी 4 टाइम्स होगा. तो इसका आंसर होगा प्रेशर इंक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ 4, ऑप्शन ए. MCQ नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी. डायमेंशन लेस यानी कि कोई ऐसी क्वांटिटी जिसका कोई यूनिट नहीं होता. इसका आंसर ऑप्शन सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशो है, इसका कोई यूनिट नहीं होता. MCQ नंबर 7. अल्फा रेज आर न्यूक्लियर रेडिएशंस. दे आर in fact same as dash nuclei. अल्फा रेज आर हीलियम न्यूक्लिया, क्योंकि हीलियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन डबल पॉजिटिव चार्ज होता है और अल्फ़ा रेज के ऊपर भी डबल पॉजिटिव चार्ज होता है. इस वजह से जो अल्फ़ा रेज हैं वो हीलियम न्यूक्लियाई की तरह बिहेव करती हैं. MCQ नंबर 8. When two bodies move towards each other with constant speed, the distance between them decreases at the rate of 6 meters per second. जब 2 ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो उनके दरमियान का डिस्टेंस डिक्रीज़ हो रहा है. कितने रेट से? 6 मीटर्स पर सेकंड के रेट से डिक्रीज़ हो रहा है. और हमें पता है कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी सेम डायरेक्शन के लिए जब हम कैलकुलेट करते हैं तो सिंपल ऐड कर देते हैं. तो इसका मतलब ये है कि दोनों की वेलोसिटीज़ को ऐड करके आंसर 6 बन रहा है, 6 मीटर्स पर सेकंड, सही है. और जब दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो जो डिस्टेंस, जो वेलोसिटीज़ होती हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. तो बड़ी वेलोसिटी में से छोटी को माइनस करेंगे तो वो आंसर 4 के इक्वल बन रहा है, 4 मीटर्स पर सेकंड, सही. अब एक तरीका तो ये है कि आप इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो. एक इक्वेशन में से V1 को अलग करो, दूसरी इक्वेशन में पुट करो, आपके पास V2 की वैल्यू आ जाएगी. इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो. दूसरा तरीका ये है कि ऑप्शंस के अंदर आपको V1 और V2 की वैल्यू गिवन है, तो आप बारी बारी दोनों इक्वेशंस के अंदर ऑप्शंस पुट करते चले आओ, जिससे इक्वेशन वेरीफाई होगी, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूँ 5,1
तो अगर मैं ऑप्शन इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ 5 + 1 तो ये 6 के इक्वल है, बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करता हूँ 5 - 1 तो ये 4 के इक्वल है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, 5 मीटर पर सेकेंड और 1 मीटर पर सेकेंड। MCQ नंबर 9, in the capacitor network shown each capacitance is C, find equivalent capacitance। equivalent capacitance कैलकुलेट करनी है। तो अगर आप देखो तो ये वाले जितने भी कैपेसिटर्स हैं ये सब सीरीज़ के अंदर हैं, ये वाले 2 सीरीज़ के अंदर है, ये बाकी के सब पैरेलल में लगे हुए हैं। तो पैरेलल के अंदर जो कैपेसिटेंस होती है तो हम रेसिप्रोकल करके ऐड कर लेते हैं, सही है ना। लेकिन सबसे पहले सीरीज़ की कैपेसिटेंस कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर देखो तो 1 2 3 4 ये 4 सीरीज़ के अंदर हैं। सीरीज़ के अंदर रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं। तो रेसिप्रोकल करके ऐड करूँ या फिर सिंपल 4 से डिवाइड कर दूँ, आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए कैपेसिटेंस होगी C/4 के इक्वल। इन 2 के लिए, ये 2 सीरीज़ के अंदर लगे हुए हैं तो इनके लिए कैपेसिटेंस होगी C/2 और इसकी कैपेसिटेंस है C, सही है। तो इसका मतलब अब ये सब पैरेलल में लगे हुए हैं तो इन सबको सिंपल ऐड कर देंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी। इसको डायरेक्ट तरीका सॉल्व करने का एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम आ जाएगा तो C + 2 × C + 4 × C, तो इसका आंसर होगा 7C/4। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी, ऑप्शन ए। MCQ number 10, 3 resistors of 6 ohms each can be connected in all possible ways। 3 resistors हैं 6 ohms के, उनको बहुत सारे तरीक़ों से कनेक्ट कर सकते हैं। हाईएस्ट वैल्यू तब होगी जब हम सीरीज़ के अंदर कनेक्ट करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज़ के अंदर सिंपल ऐड कर देते हैं। तो 6 + 6 + 6 12, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी कितनी, 12 + 6 18 ohms। इसका आंसर ऑप्शन डी, मैक्सिमम रेजिस्टेंस 18 ohms की आ सकती है। MCQ नंबर 11, when reverse bias of a PN junction diode is increased, a stage comes when electric field is set up is sufficient to rupture covalent bonds and release a large number of holes and electrons। This breakdown phenomena is known as Zener breakdown। इस Zener breakdown effect की definition लिखी हुई है, ये आपको याद करनी है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। 12, 2 charges are placed at a certain distance apart in a vacuum। 2 charges को वैक्यूम में प्लेस किया गया। अगर एक स्लैब रख दिया जाएगा उनके दरमियान में, तो उनके दरमियान में जो फोर्स होगी वो इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, क्या होगी। तो अपेरेंट फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है, अपेरेंट फोर्स = फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय ε/r। तो ε/r से जब हम डिवाइड करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है फोर्स डिक्रीज़ हो जाएगी। इस वजह से इसका आंसर ऑप्शन बी। 13, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पूछी गई है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 = V1 = A2 V2। फ्लो रेट जो है वो इक्वल होता है Q1 = Q2 = Q3 = Qn, सही है। तो A1 और Q जो है वो AV के इक्वल होता है। तो A1 V1 = A2 V2 = A3 V3 till AN Vn। इसको हम कहते हैं प्यार से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। MCQ नंबर 14, पार्ट डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पार्ट डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए m λ के इक्वल होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई। इसको n या m एक ही बात है, तो n λ ऑप्शन में लिखा हुआ है तो ई ऑप्शन इसका आंसर होगा। MCQ नंबर 15, द लाइट एग्जिबिट्स द फिनोमेना ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होती है जब लाइट सिंगल कलर की हो, यानी कि मोनोक्रोमेटिक हो, और जितनी भी वेव्स हैं वो सब इन फेज़ हों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोनोक्रोमेटिक एंड इन फेज़। इन फेज़ का मतलब है सेम स्टार्टिंग एंगल हो। लेट सपोज़ अगर एक वेव मेरे पास कुछ इस तरीके से है, तो दूसरी वेव भी अगर इसी पॉइंट से स्टार्ट होगी तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। वरना अगर दूसरी वेव मेरे पास लेट सपोज इधर से स्टार्ट हो रही है तो फेज़ चेंज हो जाएगा, ये कहलाएगा आउट ऑफ फेज़। तो इसकी वजह से फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट हो और इन फेज़ हो। इसका आंसर ऑप्शन ए। MCQ नंबर 16, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स इज़। तो एंटी नोड्स की अगर मैं बात करूँ, लूप्स के अंदर हमारे पास जो नोड्स बनते हैं और एंटी नोड्स बनते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। ये एज अ वेव भी बिहेव करते हैं। ये हमारे पास एक नोड है, ये दूसरा नोड है, तीसरा नोड है, ये
चौथा नोड है। नोड का मतलब है मिनिमम एम्पलीट्यूड, सही है, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहलाता है एंटी नोड। तो एक ये एंटी नोड है, एक ये एंटी नोड है। इसके अंदर पूछ रहे हैं कि एक एंटी नोड से दूसरे एंटी नोड तक का डिस्टेंस। तो अगर आप देखो तो ये कुछ इस तरीके की डायग्राम बन रही है हमारे पास, सही है। यहाँ पे नोड आ रहा है, ये नोड होगा, ये एंटी नोड होगा और ये भी एंटी नोड होगा, सही है। तो एक यहाँ से लेके एंटी नोड से लेके नोड तक का जो डिस्टेंस होता है ना, ये λ/4 के इक्वल होता है। तो यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस λ/4 होगा। तो 2 बार λ/4 आ रहा है, तो लैम्डा 2 टाइम्स λ/4, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, λ/2 इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। MCQ नंबर 17, द चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। ये मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, 0 इसका आंसर है। MCQ नंबर 18, व्हेन एन अप्लाइड स्ट्रेस चेंजेस द वॉल्यूम। अप्लाइड स्ट्रेस चेंजेस द वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात की जा रही है, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट इनिशियल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट इनिशियल वॉल्यूम इज़ नोन एज, इसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेन 3 तरह के होते हैं, एक होता है लीनियर स्ट्रेन, एक होता है एरियल स्ट्रेन, एक होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसे कहते हैं? चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट इनिशियल वॉल्यूम। MCQ नंबर 19, व्हेन फ्लूइड इज़ इनकम्प्रेसिबल। एक ऐसा फ्लूइड है जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है उसकी डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, इट्स डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। MCQ नंबर 20, गामा रेज आर सिमिलर टू। गामा रेज आर सिमिलर टू एक्स रेज। गामा रेज और एक्स रेज एक ही बात होती है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है। तो गामा रेज आर सिमिलर टू एक्स रेज इसका आंसर होगा। MCQ नंबर 21, अ स्टेडी करंट ऑफ 5 एम्पियर, करंट गिवन है 5 एम्पियर इज ड्रॉन फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल सोर्स एट अ वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट। वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है, पावर वॉट्स के अंदर पूछी जा रही है। पावर का फॉर्मूला P = VI, वोल्टेज टाइम्स करंट, यानी कि 100 × 5, आंसर आएगा 500 वाट्स। तो इसका आंसर ऑप्शन सी। MCQ नंबर 22, 1 AMU इज इक्वल टू। 1 AMU इक्वल होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, ये कन्वर्जन फैक्टर आपको याद रखना है। 1 AMU इक्वल होता है 931.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। यहाँ पे पहुँच के नम्स का 5 पेपर 3 अपने इख्तिताम को पहुँचता है। उम्मीद है आपको बातें समझ आई होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।